सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बिल ऑफ सप्लाई। तो बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? देखो इन जनरल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है, जब भी कोई ऐसा केस होगा जिसमें आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, ठीक है, जब भी ऐसा कोई केस होगा जब आप टैक्स इनवॉइस यानी आप जीएसटी कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, आप जीएसटी शो नहीं कर सकते। देखो एक होता है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब ही क्या है कि इनवॉइस के अंदर टैक्स होगा, ठीक है, और एक होता है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई के अंदर वो केस होता है जिसके अंदर आप कस्टमर से ना जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, तो उस बिल को कहते हैं बिल ऑफ सप्लाई, उस इनवॉइस को कहते हैं बिल ऑफ सप्लाई। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। देखो बिल ऑफ सप्लाई इज सिमिलर टू, बिल्कुल सिमिलर होता है, उसी के जैसा होता है, मतलब जैसा आपको टैक्स इनवॉइस मिलेगा वैसा ही बिल ऑफ सप्लाई होगा। बट फर्क ये होगा कि टैक्स इनवॉइस के अंदर टैक्स इनवॉइस ऊपर लिखा होगा। जब भी आप देखोगे ना, इन दोनों में फर्क क्या होगा, टैक्स इनवॉइस के अंदर ना जो ऊपर बिल के ऊपर ना टैक्स इनवॉइस लिखा होगा, और बिल ऑफ सप्लाई के अंदर ना ऊपर हेडिंग में लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाई। सबसे टॉप पे आप देखोगे बिल ऑफ सप्लाई लिखा होगा, ठीक है। तो बिल ऑफ सप्लाई इज सिमिलर टू टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस की तरह ही होता है, एक्सेप्ट दैट बिल ऑफ सप्लाई डज नॉट कंटेन एनी टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट नहीं होता बस उसके अंदर, ठीक है, सिर्फ फर्क ये होता है कि उसके अंदर टैक्स इनवॉइस नहीं होता। अब बिल ऑफ सप्लाई कौन कौन से केसेस के अंदर इशू हो सकता है? जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन, आरपी का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ओके, सो अगर बिल ऑफ सप्लाई इज इशूड इन केस वेयर द टैक्स, बिल ऑफ सप्लाई इशू इन केसेस, कौन कौन से केसेस के अंदर बिल ऑफ सप्लाई इशू हो सकता है? द आरपी इज सेलिंग, अगर रजिस्टर्ड पर्सन सेल कर रहा है एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज, मतलब लेट्स से अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो उस केस के अंदर क्या आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो? नहीं इशू कर सकते। आपको क्या इशू करना पड़ेगा? आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, यानी उसके अंदर आप टैक्स नहीं लगा सकते। अब एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज कौन सी हैं? मैंने आपको बताया भी था, जैसे एग्जम्प्टेड गुड्स हो सकता है मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, या आपको जो वुमेन के लिए जो वुमेन की बिंदी हो गई, है ना, सिंदूर हो गया, या फिर सॉल्ट हो गया जो नमक है ना, तो ये सब चीज़ें एग्जम्प्ट गुड्स के अंदर आती हैं। अगर आप ये सेल कर रहे हो तो आप इनके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज कर सकते। तो अगर इन सिर्फ एग्जम्प्ट गुड्स ही अगर आप सप्लाई कर रहे होगे तो उस केस में आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे आप, मतलब उस इनवॉइस के अंदर टैक्स नहीं होना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका है कि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर आपने ले रखी है, ये कंपोजिशन स्कीम मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था पहले, बस थोड़ा सा ही एक्सप्लेन किया था, दोबारा से बता देता हूँ कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। कंपोजिशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो बहुत ही छोटे सप्लायर के लिए बनी है, जो जीएसटी के अंदर आना तो चाहते हैं, है ना, बट इतनी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना चाहते, तो उन छोटे सप्लायर के लिए कंपोजिशन स्कीम बनी है। तो ऐसे कौन से सप्लायर हैं जिनकी लिमिट 1.5 करोड़ से कम है, यानी जिनकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, जिनकी सेल है पूरे साल की जो सेल है उनकी 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 CR से कम है, तो वो लोग और जो जीएसटी के अंदर आना भी चाहते हैं, ठीक है, बट 1.5 CR से कम है, तो वो लोग कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम क्या इस स्कीम के अंदर आपको बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो जीएसटी के अंदर बोले जाते हैं, जो जीएसटी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बोले जाते हैं वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ, जैसे मैंने बताया भी था कि जीएसटी के अंदर अगर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं लेते तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, बट अगर आप कंपोजिशन ले लोगे ना तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में एक रिटर्न फाइल करनी है आपको, और बहुत सारे कंप्लायंसेस भी कम हो जाते हैं, जैसे आपको ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये वो कंपोजिशन स्कीम है, ठीक है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसको अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, बट मेरे को थोड़ा सा इतना ही बताना था आपको कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम भी अगर आपने ले रखी है तो उस केस में भी आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। आपको क्या इशू करना है? आपको बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करना है, ठीक है।
और उसके बाद ये क्या कहते हैं, अगर आपने कोई ऑप्शन चूज किया हुआ है, ये वाला पॉइंट आपके लिए नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ 2 पॉइंट हैं आपके लिए जो एप्लीकेबल है, इस पॉइंट को मैं क्लोज कर पा रहा हूँ, और ये भी पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम ये समझ में आ गया बिल ऑफ सप्लाई क्या है। बिल ऑफ सप्लाई बिल्कुल इन शॉर्ट में समझा चुका हूँ। अगर दोबारा इसको समझना होगा, आप एक बार, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप वीडियो में 1-2 बार सुनो, 3 बार सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और रिफंड वाउचर क्या होता है? मैं पेमेंट वाउचर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पेमेंट वाउचर में क्या है कि जब आप जब रजिस्टर्ड पर्सन, यानी जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो परचेज करता है, किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करता है और उसके बदले में पेमेंट करता है, तो उसको पेमेंट जब करेगा ना, तो एक पेमेंट वाउचर उसको देता है। मतलब एज अ प्रूफ के रूप में पेमेंट वाउचर अपना क्या कहते हैं, उसको देता है कि हमने तुम्हें पेमेंट करी है। क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसने तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा नहीं रखा, तो उसके पास कुछ देने के लिए ही नहीं है। वो बिल क्या देगा? वो बिल भी देगा तो एक नकली बिल देगा, जो क्या कहते हैं, जिसपे ना ही कोई जीएसटी नंबर लिखा हुआ, ना ही कुछ दिया हुआ, तो उसका कोई इन प्रैक्टिकल लाइफ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, जब तक आपका जीएसटी नंबर वगैरह ना हो या फिर बिल ऑफ सप्लाई ना हो, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से उसको एज अ प्रूफ के रूप में पेमेंट वाउचर बनता है कि पेमेंट करता है। यानी जब भी जो रजिस्टर्ड पर्सन पेमेंट करेगा, किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट करेगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यूआरपी मीन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, और इस वाले ये वाला पॉइंट को आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि ये वाला पॉइंट अभी पोस्टपोन हो रखा है, मतलब ये अभी जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल नहीं हो रखा। ये रिवर्स चार्ज का केस है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये रिवर्स चार्ज का केस है, रिवर्स चार्ज, और ये अभी जीएसटी के अंदर पोस्टपोन हो रखा है। पोस्टपोन मीन्स अभी तक जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल नहीं हुआ। ये आ तो चुका है लॉ के अंदर, बट पोस्टपोन कर दिया हुआ है कि मतलब जैसे मैंने आपको रिवर्स चार्ज के कुछ केसेस बताए थे ना, कि रिवर्स चार्ज के कुछ केसेस हैं, जैसे आप काजू खरीद रहे हो तो उस केस में आपको उल्टा आप ही को टैक्स देना पड़ता है। वैसे ही एक रिवर्स चार्ज का ये भी केस है, कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हो तो उल्टा जीएसटी ना आप ही को पे करना पड़ेगा। ये भी एक रिवर्स चार्ज के केस में है, बट अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये पोस्टपोन हो रखा है। तो जिस टाइम से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर उस टाइम से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं। ये कंटेंट ऑफ वाउचर इसमें लिखा हुआ है, आप इसको कंटेंट ऑफ वाउचर्स को डिलीट करके, क्योंकि आप वाउचर को इग्नोर कर रहे हैं, वाउचर को डिलीट करके आप यहाँ पे इनवॉइस लिख सकते हो कि इनवॉइस के अंदर क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। और तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो आप इनवॉइस लिख दो यहाँ पे। तो इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और द वाउचर को इनवॉइस भी कहा जाता है। देखो, वाउचर और कुछ नहीं है, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। वाउचर कुछ कोई वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो बस इनवॉइस को भी वाउचर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हो उनको वाउचर्स कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंटेंट ऑफ वाउचर, तो मैंने वाउचर मैंने हटा दिया, इनवॉइस लिख दिया। तो इनवॉइस के क्या क्या कंटेंट होने चाहिए वही देख लेते हैं। क्या क्या मैं ये चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ कि कंटेंट क्या होने चाहिए। अच्छा, मैं आपको कोई इनवॉइस दिखाऊँ, मैं इनवॉइस दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं एक बारी वीडियो को, सो ये आपका एक इनवॉइस है, एक सैंपल ऑफ इनवॉइस है, और जिसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं। आपको जीएसटी नंबर दिख रहा है, आपको टैक्स इनवॉइस दिख रहा है हेडिंग पे, और उसको आपको उस कंपनी का नेम नज़र आ रहा होगा आपको, और क्या नज़र आ रहा है आपको, आप उस कंपनी का कॉन्टैक्ट जो एड्रेस है बेसिक वो नज़र आ रहा होगा। उसके बाद क्या नज़र आ रहा है आपको, उसके बाद इनवॉइस नंबर नज़र आ रहा है।
देखो ये इनवॉइस नंबर इज इंपॉर्टेंट। इनवॉइस नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो इनवॉइस नंबर नजर आ रहा होगा, कुछ कोडिंग में दिया हुआ है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर जो नेक्स्ट इनवॉइस इशू करेगा, जैसे ये रेडियंट लाइटिंग जो कंपनी है, वो अगर इनवॉइस इशू कर रही है, तो इसके बाद का जो इनवॉइस इशू करेंगी वो कैसे ट्रेस करेंगी कि मैंने कितने इनवॉइस इशू कर लिए हैं, है ना? तो उसका ये कोडिंग दिया जाता है, तो उसके लिए इनवॉइस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखो डेट ऑफ इनवॉइस दे रखा होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस दे रखा होगा। डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब क्या है? ये जो मैंने टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट में बताया था, याद करो कि एक तो डेट ऑफ इनवॉइस होता है, तो ये 22 तारीख को, 22 लेटेस्ट नहीं है यार, ये तो पुराना बिल है, 22 अक्टूबर 2019 को इशू किया गया था ये बिल, यानी लास्ट ईयर का बिल है ये, राइट? तो और प्लेस ऑफ सप्लाई, अच्छा ये एक चैप्टर भी है आपका, अभी प्लेस ऑफ सप्लाई का भी एक चैप्टर है आपका, वो भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? वो दिल्ली है। वैसे प्लेस ऑफ सप्लाई का इन शॉर्ट में मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि कहां पे आपने सप्लाई की है, तो उसने दिल्ली के अंदर सप्लाई की है, ठीक है? अब ये सब चीजें अभी आप इसको इग्नोर कर दो, ये क्या है क्या नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो अभी आप, ठीक है? इसको बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? बिल टू का मतलब क्या होता है? ये तो वो कंपनी होगी, रेडियंट लाइटिंग कौन सी कंपनी है? जो कंपनी सेल कर रही है, जो कंपनी सप्लाई कर रही है, ये तो वो वाली कंपनी होगी। ये कौन सी कंपनी है? एनलाइटिंग। ये कौन सी कंपनी है बताओ? ये वो कंपनी है जिसको सामान बेचा जा रहा है, ये रिसिपिएंट है, ठीक है? तो बिल टू का मतलब कि किसको बिलिंग की जा रही है, बिलिंग किसको की जा रही है, उसे कहते हैं बिल टू, राइट? सो बिल टू आ गया। अब ये इस कंपनी का एड्रेस क्या है? देखो जो रिसिपिएंट होगा, रिसिपिएंट का नाम आ गया, रिसिपिएंट का एड्रेस आ गया, हाथरस, ये कंपनी कहां पे है? हाथरस की कंपनी है, यानी जिसको बेचा जा रहा है सामान, और उसका जीएसटी नंबर देखो 09 इज कोड, 09 कोड है उस कंपनी का, यानी यूपी की कंपनी है। 09 वैसे यूपी का कोड होता है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो उसका जीएसटी नंबर भी है, यानी इन शॉर्ट क्या है? जीएसटी नंबर उस जो सप्लायर है उसका भी जीएसटी नंबर है, और जो रिसिपिएंट है उसका भी जीएसटी नंबर होगा, ठीक है? और जो सप्लायर है उसका नाम भी होगा, उसका एड्रेस भी होगा, और जिसको बेचा जा रहा है रिसिपिएंट, उसका भी एड्रेस और वो होगा, ठीक है? यार आज क्या हो गया? आज तो रिलायंस गिरता ही जा रहा है, ठीक है? और बिल टू शिप टू के अंदर अगर आप सेम ही जगह पे शिप भी कर रहे हो, शिप का मतलब यानी ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये उसका भी एड्रेस आ जाएगा शिप टू। तो सेम ही जगह पे बेचा जा रहा है, तो दोनों जगह पे सेम ही आ गया। अगर अलग अलग है तो फिर अलग अलग आ जाएगा। उसके बाद और क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस बिल के अंदर, और देखो और क्या दिख रहा है आपको, और उसके बाद आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यानी कौन सा सामान बेचा जा रहा है। तो ये कुछ सरफेस फिलिप्स कुछ बेचा जा रहा है, कोई बल्ब का ना कुछ पार्ट बेचा जा रहा है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बल्ब का कोई पार्ट बेचा जा रहा है। तो उस गुड्स के कौन सा गुड्स बेचा जा रहा है, ठीक है? कितनी क्वांटिटी बेची जा रही है, क्या प्राइस है उसका, और टोटल प्राइस कितना हो गया, ठीक है? तो 20 को मल्टीप्लाई करोगे उसके जो प्राइस से, तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल प्राइस आपका आ जाएगा, राइट? तो ये टोटल प्राइस आ गया। उसके बाद क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई है, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो कितना रेट है? 12% है, तो 12% आपका लग गया। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? याद करो, सेक्शन 15, आई होप सेक्शन 15 था, वो सेक्शन 15 था ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसी को ही बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में आपने जीएसटी ऐड किया है, और फिर उसके बाद आपका ये अमाउंट टोटल इनवॉइस आ गया, टोटल इनवॉइस का अमाउंट आ गया 8736, राइट? उसके बाद और चीजें देख लेते हैं, और क्या क्या चीजें। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बिल के अंदर, कि आपको इतने दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, ये सब, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो सप्लायर लगा देता है। फिर उसके बाद
ये जो सप्लायर का नाम आ गया और सप्लायर का नाम और सप्लायर के सिग्नेचर, यहाँ पे सप्लायर अपना सिग्नेचर कर देगा, इधर का यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। ओके तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं देखो, जैसा आपने इनवॉइस के अंदर देखा, नेम है आपका, एड्रेस है, जीएसटी नंबर है किसका, सप्लायर का, डेट ऑफ इशू मतलब इनवॉइस कब आपने ये इशू किया है, उसका क्या सीरियल नंबर है यानी इनवॉइस नंबर क्या है जो मैंने आपको दिखाया था, और ये डिस्क्रिप्शन यानी क्या सामान बेचा, जो फिलिप्स वगैरह का कुछ प्रोडक्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद रेसिपिएंट का भी देखो सेम मैंने दिखाया ना, एनलाइटिंग कंपनी थी, उसका नेम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, उसका जीएसटी नंबर आ गया, और रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा 12%। याद करो, दिखा देता हूँ, ये देखो 12%, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे लिखा होता है 12%। तो ये सारी चीजें देखो प्रैक्टिकल है, 12% उसका ये हो गया रेट, और कितना अमाउंट का टैक्स का चार्ज किया है, अमाउंट भी लिखा हुआ है ना, देखो 936 रुपीज चार्ज किया है, 936 रुपीज जो टैक्स का बना है। और अगर कोई एडवांस लिया है तो उसको भी आप शो करोगे, अगर कोई एडवांस लिया है तो उसको भी शो कर दोगे, अगर एडवांस नहीं लिया तो शो नहीं करोगे। ठीक है, और उसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हमने जो डिस्कशन की है उनको देख लेते हैं। एक तो ये चीज हो गई 1 2 3 एडवांस का, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट छोड़ो इस चीज को। और यूआरपी वाला पॉइंट तो मैंने आपको बताया था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर पेमेंट कर रहे हो तो वो वाला पॉइंट पोस्टपोन हो चुका हुआ है, तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, इसको भी इग्नोर कर सकते हो। और ये आ जाएगा एक पीओएस आ जाएगा, मैं प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने बताया था कि कहाँ पे आपने सप्लाई प्लेस करी है, तो उस पॉइंट को आप कंसीडर करोगे। और क्या ये आरसीएम एप्लीकेबल है कि नहीं, तो ये भी बताओगे। देखो यहाँ पे आरसीएम भी था, देखो यहाँ पे, इधर देखो, अगर आपने देखा हो या नहीं देखा हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स चार्ज। मैं इसको रेड पेन से आपको दिखाता हूँ ताकि अलग से ही दिखे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स चार्ज क्या एप्लीकेबल है कि नहीं, यहाँ पे एन लिखा हुआ है। एन का मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन। रिवर्स चार्ज में एन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका एन का मतलब क्या होता है, कॉमन सेंस से बताओ। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, फटाफट आंसर दो थोड़ा सा। गरिमा सिंह, सागर, आनंद, सैनी, हिमांशु, कनिष्का। ऑब्वियसली एन का मतलब हो गया नॉट एप्लीकेबल, सिंपल सी बात है ना। तो रिवर्स चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी यही बोल रहा था कि आपको ये बताना है कि रिवर्स चार्ज वेदर टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस और नॉट, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी हो गया। देखो सारी चीजें प्रैक्टिकल है यहाँ पे, मैं आपको बिल्कुल ये कोई सैंपल इनवॉइस नहीं दिखा रहा, ये मेरी पार्टी है जिसका मैं क्या कहते हैं जीएसटी की रिटर्न्स वगैरह फाइल करता हूँ। तो उस पार्टी के लिए का ये रियल इनवॉइस है, उस पार्टी ने परचेज किया है, ये परचेजिंग बिल है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल चीजें आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे लिंक करके। और ये सारी क्या है, ये बुकिश नॉलेज है, इस बुकिश नॉलेज को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। और सिग्नेचर वगैरह हो जाएगा, सिग्नेचर एंड सिग्नेचर वगैरह जो भी सप्लायर का या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो सिग्नेचर वगैरह कहाँ पे आएगा, सिग्नेचर आएगा ये नीचे यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, ये ऑथोराइज सिग्नेटरी, यानी जो भी रेडियंट लाइटिंग कंपनी का जो भी कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा वो यहाँ पे साइन कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कवर हो गई आपकी। तो ये कंटेंट ऑफ इनवॉइस मेरा कवर हो गया। आई होप आपको ये याद रहेंगी क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकली लिंक भी करवाया। तो